नमस्कार प्यारे साथियों। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे थे पोषण के बारे में और पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रोटीन को कंप्लीट किया था। साथियों, मुख्य पोषण के अंतर्गत मैंने आपको बताए थे 3 प्रकार के जो हमारे पोषक पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। 3 प्रकार के पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। एक होता है साथियों कार्बोहाइड्रेट, जिसको हमने पढ़ लिया। एक होता है प्रोटीन, उसको भी हमने कल कंप्लीट किया था। और तीसरा जो हमारा लास्ट इसका मुख्य पोषण का बच जाता है वो पार्ट है साथियों, कौन सा? वसा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा साथियों वसा। क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक है वो है साथियों वसा, या फिर अपन इसे कहते हैं फैट। क्या कहते हैं? फैट के नाम से जानते हैं। उससे पहले साथियों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आप हमें YouTube पर अपना प्यार दिखा रहे हैं, वो इसी प्रकार से आपका प्यार हम पर बना रहे, इस चैनल पर बना रहे। और साथियों, जब तक आप हैं तब तक हमारा भी हौसला है और हम भी आपके सामने इतना अच्छा मैटर प्रस्तुत करते रहेंगे। हो सकता है साथियों इससे भी अच्छा शायद मैं आपके सामने मैटर प्रस्तुत करूं, जहां से भी मुझे पढ़ना पड़े, जहां से भी मुझे खोजना पड़े, आपके लिए मैटर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। इसमें मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा है। इसलिए साथियों अपना प्यार इसी प्रकार अपने इस YouTube चैनल के साथ बनाए रखें। तो साथियों चलो हम बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक वसा यानी फैट। मित्रों, ये जो वसा होती है ये क्या होती है? ये कार्बन युक्त एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है साथियों। क्या क्या होता है साथियों? कार्बन युक्त क्या होता है साथियों? रासायनिक पदार्थ है। कार्बन युक्त कैसा पदार्थ है? रासायनिक पदार्थ है साथियों, रासायनिक पदार्थ है। यदि अपन बात करें इस वसा की, तो जो मैंने आपको कल बताया था कि सबसे ज्यादा हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है साथियों, किससे मिलती है? वसा से मिलती है। सबसे ज्यादा क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है कौन साथियों? वसा। कार्बन युक्त एक प्रकार का क्या है साथियों? रासायनिक पदार्थ है। और हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है मित्रों? सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। यदि अपन बात करें वसा की, तो साथियों वे सभी पदार्थ जो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ग्लिसरॉल से बने होते हैं। क्या कहलाते हैं? बने होते हैं। वो क्या कहलाते हैं साथियों? वो वसा कहलाती है। क्या कहलाती है? वसा कहलाती है। मित्रों, वे सभी प्रकार के रासायनिक पदार्थ, कैसे पदार्थ साथियों? रासायनिक पदार्थ जो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से बने होते हैं, क्या कहलाती है? वसा कहलाती है, फैट कहलाती है। आगे अपन बात करें इस वसा की, तो प्यारे साथियों वसा के अंदर कार्बन के अतिरिक्त क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन के अतिरिक्त क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। इस हाइड्रोजन की मात्रा साथियों ऑक्सीजन से क्या होती है? अधिक होती है। ऑक्सीजन से क्या होती है? अधिक होती है। और कम मात्रा के अंदर पाया जाता है साथियों, क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। मित्रों, सबसे पहले अपन यदि वसा की बात करें, तो जो वसा होती है वो क्या होती है कि जो वसा होती है वो कार्बन युक्त एक रासायनिक पदार्थ है साथियों। और सबसे ज्यादा हमें हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। मित्रों, वे सभी प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से बने होते हैं, क्या कहलाती है? वसा कहलाती है। और वसा के अंदर साथियों कार्बन के अतिरिक्त क्या उपस्थित होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होता है। हाइड्रोजन की मात्रा साथियों ऑक्सीजन से क्या होती है? अधिक होती है। और ऑक्सीजन जो पाया जाता है वो कम मात्रा के अंदर पाया जाता है। मित्रों, यदि अपन बात करें वसा की, तो वसा का जो अपन सामान्य अर्थ देखें, तो वसा का जो सामान्य अर्थ होता है वो चिकनाई से होता है। किससे होता है? ये चिकनाई से होता है। यानी ऐसी चिकनाई जो हमारे शरीर को क्या प्रदान करे साथियों? क्रियाशीलता प्रदान करे। हमारे शरीर को क्या प्रदान करे साथियों? क्रियाशीलता प्रदान करे। क्या प्रदान करे?
क्रियाशीलता प्रदान करे। क्या प्रदान करे? क्रियाशीलता प्रदान करे। यानी अपन बात करें इस वसा की, जो इस वसा का जो सामान्य अर्थ होता है वो चिकनाई से होता है। तो हमारे शरीर को एक ऐसी चिकनाई जो हमारे शरीर को साथियों क्या प्रदान करे? क्रियाशीलता प्रदान करने में क्या करती है? मदद करती है। उसे क्या कहा जाता है? वसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वसा कहा जाता है। आगे अपन बात करें साथियों वसा की, तो जो वसा होती है वो 1 ग्राम, यदि वसा का क्या होता है? 1 ग्राम वसा का यदि विघटन होता है, क्या होता है? यदि विघटन होता है या टूटती है 1 ग्राम वसा का यदि विघटन होता है, तो मित्रों इससे 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा का क्या होता है? किलो कैलोरी ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या होता है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। कितनी वसा से साथियों? 1 ग्राम वसा का जब विघटन होता है तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। यदि अपन बात करें साथियों वसा और जो वसीय अम्ल होते हैं, वसा और वसीय अम्ल जो होते हैं मित्रों, यदि इनको आपस में जोड़ा जाता है तो मित्रों इनके व्युत्पन्न जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो लिपिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? लिपिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिपिड्स कहलाते हैं। प्यारे साथियों यदि अपन बात करें इस वसा की, तो जो वसा और वसीय अम्ल जो होते हैं, यदि इनको आपस में जोड़ा जाता है तो इनके जो व्युत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं प्यारे साथियों? वो लिपिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिपिड्स कहलाते हैं। कुछ लिपिड्स मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं कौन कौन से लिपिड्स होते हैं। यदि अपन बात करें लिपिड्स की, तो जो लिपिड्स होते हैं साथियों वो क्या होते हैं? वसा व वसीय अम्लों का क्या होते हैं? व्युत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? व्युत्पन्न होते हैं। यदि बात करें साथियों वसा के साथ यदि फास्फोरस जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है? फास्फोरस जोड़ा जाता है, तो मित्रों क्या बनता है? फॉस्फोलिपिड बनता है। क्या बनता है? फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं। और मित्रों यदि बात करें अपन वसा के साथ यदि ग्लूकोज को जोड़ा जाता है, किसको जोड़ा जाता है? ग्लूकोज को जोड़ा जाता है, तो मित्रों क्या बनता है? ग्लायोलिपिड बनता है। क्या बनता है? ग्लायोलिपिड बनता है। या फिर मित्रों क्या बनता है? क्या बनता है? ग्लाइकोलिपिड बनता है। क्या बनता है? ग्लाइकोलिपिड्स बनता है। इसके बाद देखिए साथियों यदि वसा के साथ क्या जोड़ा जाता है साथियों? प्रोटीन जोड़ा जाता है, तो क्या बनता है? वसा के साथ यदि प्रोटीन जोड़ा जाए तो क्या बनता है साथियों? लिपोलिपिड्स बनता है। क्या बनता है? लिपोलिपिड्स बनता है। क्या बनता है प्यारे साथियों? लिपोलिपिड्स बनता है। यदि अपन बात करें इस वसा के साथ प्रोटीन जोड़ा जाए तो मित्रों क्या बनता है? लिपोलिपिड्स बनता है। तो ये क्या है साथियों? लिपिड्स हैं जो किसके व्युत्पन्न है? वसा और वसीय अम्लों के व्युत्पन्न है। मित्रों यदि अपन बात करें वसा के साथ फास्फोरस जोड़ा जाए तो क्या बनता है? फॉस्फोलिपिड्स बनता है। और यदि अपन बात करें वसा के साथ ग्लूकोज जोड़ा जाए तो ग्लायोलिपिड्स या फिर ग्लाइकोलिपिड्स बनता है। और साथियों वसा के साथ प्रोटीन जोड़ा जाए तो लिपोलिपिड्स बनता है। क्या बनता है? लिपोलिपिड्स बनता है। इसके बाद में देखिए साथियों जो वसा जो होती है साथियों, वसा वसीय अम्लों का क्या होती है साथियों? वसीय अम्लों का क्या होती है? बहुलक होती है। वसीय अम्लों का क्या होती है? बहुलक होती है। मित्रों वसा जो होती है वसीय अम्लों का क्या होती है? बहुलक होती है। यानी वसीय अम्लों के बहुलकीकरण से क्या बनता है साथियों? वसा बनती है। क्या बनता है? वसा बनती है। या ये कह सकते हैं वसा की जो एकलक इकाई होती है वो क्या होती है साथियों? वसीय अम्ल होती है। कौन से अम्ल होती है साथियों? वसीय अम्ल होते हैं। और मित्रों ये जो वसीय अम्ल होते हैं ये प्रकृति में 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साथियों कौन सा? संतृप्त वसीय अम्ल। कौन सा? संतृप्त वसीय
अम्ल। और दूसरा जो होता है साथियों वो होता है असंतृप्त वसीय अम्ल। कौन सा साथियों? असंतृप्त वसीय अम्ल। मित्रों, वसा जो होती है वो वसीय अम्लों का क्या होती है? बहुलक होती है। क्या होती है? वसीय अम्लों का क्या होती है? बहुलक होती है। और मित्रों यहां पर अपन बात करें कि जो प्रकृति में वसीय अम्ल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्यारे साथी? दो प्रकार। तो एक होता है संतृप्त वसीय अम्ल और दूसरा जो होता है वो होता है कौन सा साथियों? असंतृप्त वसीय अम्ल होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं साथियों, सबसे पहले संतृप्त वसीय अम्लों की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? संतृप्त वसीय अम्लों की बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा वसीय अम्लों का प्रकार है वो है साथियों संतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त वसीय अम्ल जो होता है साथियों, यानी वे वसीय अम्ल जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है साथियों? एकल बंध पाया जाता है। कैसा बंध पाया जाता है? एकल बंध पाया जाता है मित्रों, एकल बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है साथियों? संतृप्त वसीय अम्ल कहा जाता है। मित्रों ये अनावश्यक प्रकार के वसीय अम्ल होते हैं। अनावश्यक प्रकार के क्या होते हैं? अनावश्यक प्रकार के क्या होते हैं? वसीय अम्ल होते हैं। कैसे वसीय अम्ल होते हैं साथियों? अनावश्यक प्रकार के वसीय अम्ल होते हैं। अनावश्यक प्रकार के वसीय अम्ल क्यों होते हैं साथियों? क्योंकि इनका जो निर्माण होता है, इनका निर्माण जो होता है साथियों वो शरीर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? शरीर के अंदर हो जाता है। इनको किसी भी प्रकार से बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। इनको किसी भी प्रकार से साथियों बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। इनको किसी भी प्रकार से बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए साथियों इनको क्या कहा जाता है? अनावश्यक वसीय अम्ल कहा जाता है। और इनका जो निर्माण होता है साथियों वो जंतु शरीर के अंदर या फिर मनुष्य शरीर के अंदर अपने आप होता है। तो साथियों इसे कहा जाता है संतृप्त वसीय अम्ल। मित्रों इनको कहा जाता है बैड, क्या कहा जाता है? बैड वसीय अम्ल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इनको? बैड वसीय अम्ल के नाम से भी जानते हैं। बैड वसीय अम्ल क्यों कहा जाता है मित्रों इनको? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या काम करते हैं? निम्न घनत्व वाली वसा का निर्माण करते हैं। निम्न घनत्व वाली वसा का क्या करते हैं साथियों? निर्माण करते हैं। और निम्न घनत्व वाली जो वसा होती है साथियों वो क्या होती है? निर्माण करते हैं। और जो निम्न घनत्व वाली वसा जो होती है साथियों ये क्या काम करती है? जो निम्न घनत्व वाली वसा जो होती है ये साथियों रुधिर के अंदर तैरती रहती है। रुधिर के अंदर साथियों तैरती रहती है। रुधिर के अंदर तैरती रहती है और किस में जमा हो जाती है साथियों? ये रुधिर वाहिनियों के अंदर जमा होती रहती है। रुधिर वाहिनियों के अंदर क्या हो जाती है साथियों? जमा हो जाती है। इसलिए साथियों रुधिर वाहिनियों के अंदर जमा होने के कारण ये हृदय रोग उत्पन्न करते हैं। यानी हार्ट की जो डिजीज होती है साथियों वो हृदय रोग उत्पन्न करती है साथियों। हार्ट रोग उत्पन्न करती है। हृदय के अंदर क्या उत्पन्न करती है? रोग उत्पन्न करती है। इसलिए साथियों इनको क्या कहा जाता है? बैड वसीय अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैड वसीय अम्ल कहा जाता है। क्योंकि साथियों ये शरीर के अंदर किसका निर्माण करती है? निम्न घनत्व वाली वसा का निर्माण करती है। और ये जो निम्न घनत्व वाली वसा जो होती है साथियों ये रुधिर के अंदर तैरती रहती है और रुधिर वाहिनियों के अंदर क्या हो जाती है? जमा हो जाती है, जिसके कारण साथियों हमारे हृदय रोग होने का क्या हो जाता है साथियों? खतरा उत्पन्न हो जाता है। हृदय रोग होने का क्या हो जाता है? खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए साथियों इनको बैड वसीय अम्ल कहा जाता है। मित्रों ये जो संतृप्त वसा जो होती है क्या होती है साथियों? संतृप्त जो वसा होती है ये शरीर के लिए कब हानिकारक होती है? यानी इनकी मात्रा यदि ज्यादा अपन भोजन के दौरान ग्रहण करें, ज्यादा मात्रा या अनुचित मात्रा, ज्यादा मात्रा या फिर अनुचित मात्रा यदि ग्रहण की जाए तो ये शरीर के लिए क्या हो सकते हैं साथियों? हानिकारक हो सकते हैं।
ग्रहण की जाए साथियों तो शरीर के लिए क्या हो जाती है, हानिकारक हो सकती है। वैसे ये शरीर के लिए साथियों क्या होती है, हानिकारक हो सकती है। यदि अपन बात करें साथियों कि इसके जो स्रोत होते हैं जैसे मक्खन, घी यानी शुद्ध घी साथियों, वनस्पति घी, वनस्पति घी से भी प्राप्त होता है। और मित्रों किससे प्राप्त होता है, नारियल का जो तेल होता है, नारियल का तेल, और मित्रों जो ताड़ का तेल होता है, ताड़ का तेल जो होता है, इनसे क्या प्राप्त होती है, संतृप्त वसा हमें प्राप्त होती है। और मित्रों ये क्या है साथियों, प्राकृतिक स्रोत है। किसके साथियों, संतृप्त वसीय अम्लों के प्राकृतिक स्रोत है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है साथियों, क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वसीय, प्राकृतिक संतृप्त वसीय अम्ल भी कहा जाता है, प्राकृतिक संतृप्त वसीय अम्ल भी कहा जाता है। मित्रों इन संतृप्त वसीय अम्लों की यदि मात्रा, उचित मात्रा अपन भोजन के दौरान लेते हैं तो ये साथियों क्या होता है, हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं साथियों, लाभदायक होते हैं। यदि इनकी अनुचित मात्रा अपन भोजन के दौरान ग्रहण करते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं साथियों, हानिकारक होते हैं। इनका जो स्रोत होता है वो साथियों मक्खन से भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध घी से, वनस्पति घी से, नारियल का तेल से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, और ताड़ का जो तेल होता है उससे भी अपन साथियों इसको प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों जो दूध होता है और दही होता है, और मित्रों दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी उत्पाद होते हैं दूध से बनने वाले, उससे भी अपन किसको प्राप्त कर सकते हैं, संतृप्त वसीय अम्लों को अपन प्राप्त कर सकते हैं। साथियों इसको प्राकृतिक वसा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, प्राकृतिक वसा के नाम से जाना जाता है। अब यदि अपन बात करें साथियों, यदि अपन बात करें साथियों असंतृप्त वसा की अपन बात करते हैं, ये तो था साथियों संतृप्त वसा, अब अपन बात करते हैं किसकी, असंतृप्त वसा की बात करते हैं। तो जो असंतृप्त वसा जो होता है साथियों वो कैसा होती है, वो होती है असंतृप्त जो वसा होती है, असंतृप्त वसीय अम्ल, असंतृप्त वसीय अम्ल। मित्रों वे वसीय अम्ल जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, असंतृप्त वसीय अम्ल कहा जाता है। मित्रों ये होते हैं आवश्यक, कैसे वसीय अम्ल होते हैं साथियों, आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं। किस प्रकार के वसीय अम्ल होते हैं, आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं। इन्हें आवश्यक वसीय अम्ल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है साथियों वो शरीर के अंदर नहीं होता, इनका निर्माण जो होता है वो शरीर के अंदर नहीं होता है, अंदर नहीं होता। तो साथियों इनको कहां से प्राप्त किया जा सकता है, बाहर से, किसी स्रोत के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें बाहर से प्राप्त किया जाता है या ग्रहण किया जा सकता है, ग्रहण किया जाता है। मित्रों हम बात करते हैं असंतृप्त वसीय अम्लों की, तो इनका जो निर्माण होता है वो साथियों कहां नहीं होता, शरीर के अंदर नहीं होता। इन्हें आवश्यक वसीय अम्ल के नाम से जानते हैं। और मित्रों इनका निर्माण शरीर के अंदर नहीं हो पाता, तो बाहर से इसे क्या किया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए साथियों इसको क्या कहा जाता है, आवश्यक वसीय अम्ल कहा जाता है। मित्रों ये आवश्यक वसीय अम्ल जो होते हैं साथियों ये उच्च घनत्व वाली वसा का निर्माण करते हैं। उच्च घनत्व वाली वसा का क्या करते हैं साथियों, उच्च घनत्व वाली वसा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मित्रों उच्च घनत्व वाली वसा यानी हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी जो कोलेस्ट्रॉल होता है साथियों उसका क्या करता है, निर्माण करता है। कौन साथियों, ये आवश्यक वसीय अम्ल। ये हाई डेंसिटी युक्त जो कोलेस्ट्रॉल या वसीय अम्ल जो होते हैं साथियों ये क्या काम करते हैं, रक्त के अंदर डूब जाते हैं, रक्त के अंदर साथियों डूब जाते हैं। इसलिए साथियों ये हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, रक्त के अंदर डूब जाते हैं, इसलिए हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं और किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं करते, किसी भी प्रकार का क्या नहीं करते साथियों, रोग उत्पन्न नहीं करते। मित्रों
ओमेगा जो 3 होता है, ओमेगा 3 जो होता है वो आवश्यक वसीय अम्ल या अपन कह सकते हैं साथियों असंतृप्त वसीय अम्ल होता है। कैसा होता है साथियों? असंतृप्त वसीय अम्ल होता है ओमेगा 3। मित्रों इसकी सर्वाधिक मात्रा जो पाई जाती है, इसकी सर्वाधिक मात्रा जो पाई जाती है वो अलसी के तेल में पाई जाती है। किसके तेल में पाई जाती है? अलसी के तेल में पाई जाती है। या ओमेगा 3 जो होता है साथियों, इसकी सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? ये अलसी के तेल में पाई जाती है। और ये साथियों एक प्रकार का लाभदायक क्या है? वसीय अम्ल है। एक प्रकार का लाभदायक क्या है साथियों? वसीय अम्ल है। इसके अलावा यदि अपन बात करें साथियों असंतृप्त वसीय अम्लों की, तो इसकी जो मात्रा पाई जाती है वो किसके अंदर पाई जाती है? वो पाई जाती है साथियों सूर्यमुखी का जो तेल होता है, सूर्यमुखी का जो तेल होता है, सूर्यमुखी के जो तेल में क्या पाई जाती है साथियों? असंतृप्त वसीय अम्ल की मात्रा पाई जाती है। इसके साथ यदि अपन बात करें मछली के तेल के अंदर, किसके अंदर साथियों? मछली का जो तेल होता है, मछली के तेल में भी इसकी मात्रा पाई जाती है। किसकी? असंतृप्त वसीय अम्लों की जो मात्रा पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है साथियों? एक पाई जाती है साथियों अलसी के तेल में। और अलसी के तेल में सर्वाधिक ओमेगा 3 प्रकार का क्या पाया जाता है? आवश्यक वसीय अम्ल पाया जाता है। सूर्यमुखी के तेल में भी क्या पाई जाती है साथियों? असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा पाई जाती है। और मछली के तेल में भी क्या पाई जाती है? असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा पाई जाती है। और मित्रों सोयाबीन का जो तेल होता है, किसका तेल होता है साथियों? सोयाबीन का जो तेल होता है, सोयाबीन का तेल, सोयाबीन के तेल में भी किसकी मात्रा पाई जाती है? असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद आपने एक नाम सुना होगा साथियों ट्रांसफेट। क्या साथियों? ट्रांसफेट जो नाम सुना होगा आपने, ट्रांसफेट क्या होता है? ट्रांसफेट, इससे पहले ट्रांसफेट पढ़ने से पहले साथियों मैं बात बताऊं आपको कि जो हृदय रोगी जो होते हैं, हृदय रोगी जो होते हैं साथियों, उनको संतृप्त वसीय अम्ल खाने की सलाह नहीं देते, खाने की सलाह नहीं देते। डॉक्टर जो होते हैं वो हृदय रोगी जो होते हैं साथियों उनको संतृप्त वसीय अम्ल खाने की सलाह नहीं देते। तो मित्रों असंतृप्त वसीय अम्ल खाने की सलाह देते हैं। ये असंतृप्त वसीय अम्ल क्या काम करते हैं? असंतृप्त वसीय अम्ल क्या काम करते हैं कि जो रुधिर वाहिनियां होती है, उन रुधिर वाहिनियों के अंदर जो जमा हुए संतृप्त वसीय अम्ल है साथियों, इनको तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? इनको तोड़ देते हैं। और मित्रों वहां से इनको हटा देते हैं। कौन साथियों? असंतृप्त वसीय अम्ल जो होते हैं, इनको संतृप्त वसीय अम्लों को तोड़ देते हैं और वहां से हटा देते हैं रुधिर वाहिनियों से। इसलिए साथियों जो हृदय के रोगी जो होते हैं साथियों, उनको असंतृप्त वसीय अम्ल खाने की सलाह दी जाती है। और जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं साथियों? लाभदायक होते हैं और किसी भी प्रकार का हृदय रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। इसलिए साथियों हमें भोजन के दौरान क्या खाना चाहिए? असंतृप्त वसीय अम्ल खाना चाहिए। इसके बाद यदि अपन बात करते हैं साथियों, एक नाम सुना होगा आपने ट्रांसफैट। क्या नाम सुना साथियों? ट्रांसफैट नाम सुना होगा। क्या होता है ट्रांसफैट? अभी अपन चर्चा करते हैं ट्रांसफैट के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसफैट। कौन सा है साथियों? ट्रांसफैट। उम्मीद करता हूं सबको लेक्चर पसंद आ रहे हैं, सबको मैटर जो है वो पसंद आ रहा है। उम्मीद यही है आपसे कि इसी प्रकार आप इस चैनल के साथ बने रहे साथियों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और स्टूडेंट के बीच में पहुंचाने का कार्य करें साथियों। हम बात करते हैं ट्रांसफैट की। ट्रांसफैट जो होता है साथियों वो क्या होता है? एक प्रकार का धीमा जहर है। क्या है साथियों? एक प्रकार का धीमा जहर है ट्रांसफैट। और धीमा जहर क्यों कहते हैं? कि ये जो सॉरी ये जो ट्रांसफैट होता है ये क्या काम करता है साथियों? कि जो हमारा हृदय होता है यानी हार्ट जो हमारा होता है और जो किडनी होती है, हार्ट और किडनी के साथ साथ साथियों शरीर के अन्य भागों में क्या उत्पन्न कर देता है? रोग उत्पन्न करता है। और मनुष्य जो होता है इसके कारण साथियों किसको प्राप्त कर लेता है? मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किसको प्राप्त हो जाता है? मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी ये जो ट्रांसफैट होता है ये एक धीमा जहर है और मनुष्य इसके कारण साथियों मौत का कारण भी बन जाता है। किसका कारण बन जाता है? मौत का कारण भी बन जाता है। इसलिए साथियों कभी भी भोजन के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए? ट्रांसफैट नहीं खाना चाहिए। तो ट्रांसफैट को क्या कहा जाता है साथियों? धीमा जहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धीमा जहर कहा जाता है। ट्रांसफैट
जो होता है साथियों एक प्रकार का क्या है, धीमा जहर है मित्रों। इसे कहा जाता है खराब फैट। क्या कहा जाता है, खराब फैट कहा जाता है, यानी बैड फैट के नाम से भी जानते हैं। इस ट्रांस फैट को किस नाम से जानते हैं, बैड फैट के नाम से भी जानते हैं, बैड फैट के नाम से भी इसे जानते हैं मित्रों। यदि हमारे भोजन के अंदर ट्रांस फैट की मात्रा अधिक है, हमारे भोजन के अंदर ट्रांस फैट की मात्रा अधिक है, तो ये क्या काम करती है कि हमारे शरीर के अंदर निम्न घनत्व वाली वसा का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। निम्न घनत्व वाली वसा का निर्माण कर देती है, वसा का निर्माण कर देती है। हमारे शरीर के अंदर निम्न घनत्व वाली वसा का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। और ये निम्न घनत्व वाली जो वसा होती है साथियों, मैंने अभी आपको बताया कि निम्न घनत्व वाली वसा का निर्माण कर देती है। मैंने आपको बताया कि जो निम्न घनत्व वाली वसा या कोलेस्ट्रॉल होता है साथियों, ये किसके अंदर नहीं घुलती साथियों, ये रुधिर के अंदर डूबती नहीं है और रुधिर के अंदर तैरती रहती है। और मित्रों किस में जमा हो जाती है, ये रुधिर वाहिनियों के अंदर जमा हो जाती है। इसके बाद में साथियों ट्रांसफैट की मात्रा यदि अधिक है तो निम्न घनत्व वाली वसा का क्या हो जाता है, अधिकता हो जाती है हमारे शरीर के अंदर। और जो हाई डेंसिटी यानी उच्च घनत्व वाली जो कोलेस्ट्रॉल या वसा होती है, उच्च घनत्व वाली जो कोलेस्ट्रॉल या वसा होती है साथियों, उसका क्या हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर। और जिसके कारण व्यक्ति में कौन सा रोग हो जाता है, हृदय का रोग हो जाता है। जिसके कारण व्यक्ति में किसका रोग हो जाता है साथियों, हृदय का रोग हो जाता है। और मित्रों ये जो ट्रांस फैट होता है इसको कहा जाता है धीमा जहर, इसे कहा जाता है खराब फैट। मित्रों इसे यदि अब हमारे भोजन के अंदर ट्रांस फैट की मात्रा अधिक है, जिसके कारण क्या होगा, जो निम्न घनत्व वाली जो कोलेस्ट्रॉल होता है, लिपोप्रोटीन जो होती है साथियों, उसकी मात्रा भोजन के अंदर हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाएगी। और उच्च घनत्व वाली जो लिपोप्रोटीन या कोलेस्ट्रॉल होती है साथियों, उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, हमारे शरीर के अंदर कम हो जाएगी। जिसके कारण हमें हृदय का रोग होने का क्या रहता है साथियों, हृदय रोग होने का क्या रहता है, खतरा रहता है। किसके कारण साथियों, निम्न घनत्व वाली जो वसा या कोलेस्ट्रॉल या लिपोप्रोटीन होता है उसकी मात्रा बढ़ने से, और उच्च घनत्व वाली वसा का या लिपोप्रोटीन या फिर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने से किसका, हृदय रोग होने का क्या रहता है साथियों, खतरा रहता है। किसका खतरा रहता है, हृदय रोग होने का खतरा रहता है। यदि अपन बात करें साथियों, ये जो ट्रांस फैट होता है, ये दूध से बने जितने भी प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, दूध से बने जितने भी प्रकार के क्या पाए जाते हैं साथियों, पदार्थ होते हैं, जैसे दही हो गया, पनीर हो गया मित्रों, दही हो गया, पनीर हो गया, और साथियों घी हो गया। और इसके साथ साथ यदि अपन देखें साथियों तो दूध, पनीर, दही, घी या फिर मांस हो गया साथियों, इस मांस में भी क्या पाई जाती है, ट्रांस फैट पाई जाती है। यानी कहने का ये अर्थ ही है साथियों, इनकी ज्यादा मात्रा यदि अपन ग्रहण करेंगे, इनकी ज्यादा मात्रा यदि अपन खाने के दौरान ग्रहण करेंगे तो ये नुकसानदायक हो सकते हैं। वैसे ये नुकसान इनकी जो उचित मात्रा होती है वो नुकसानदायक नहीं है, ये नुकसानदायक वैसे नुकसानदायक नहीं है। यदि इनकी ज्यादा मात्रा अपन ग्रहण करेंगे तो ये हमारे शरीर के लिए क्या है, नुकसानदायक है, और एक ट्रांस फैट का निर्माण होता है। मित्रों इन्हें कहा जाता है प्राकृतिक वसा के नाम से जानते हैं इन्हें किस नाम से जानते हैं, प्राकृतिक वसा के नाम से भी इन्हें जानते हैं। और इसके बाद में यदि आपने बात सुना है कृत्रिम ट्रांस फैट का नाम सुना होगा आपने, कृत्रिम ट्रांस फैट का नाम सुना होगा आपने। ये कृत्रिम ट्रांस फैट क्या होती है साथियों, ये कृत्रिम ट्रांस फैट क्या होती है कि तेल को जब बार बार उबाला जाता है, तेल को जब बार बार उबाला जाता है तो एक रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। इस रासायनिक पदार्थ को कृत्रिम ट्रांस फैट के नाम से अपन जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कृत्रिम ट्रांस फैट के नाम से जानते हैं। तेल को जब बार बार साथियों उबाला जाता है तो एक रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है, और उस रासायनिक पदार्थ को साथियों क्या कहा जाता है, कृत्रिम ट्रांस फैट कहा जाता है, या इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल ट्रांस फैट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल ट्रांस फैट कहा जाता है। कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल ट्रांसफेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल ट्रांसफेट कहा जाता है। मित्रों ये जो आर्टिफिशियल ट्रांसफेट होता है या फिर कृत्रिम ट्रांसफेट होता है मित्रों, ये क्या होता है? संतृप्त प्रकार का, कैसा? संतृप्त प्रकार का वसीय अम्ल होता है। संतृप्त प्रकार का वसीय अम्ल होता है। संतृप्त प्रकार का क्या होता है? वसीय अम्ल होता है। और यह हमारे शरीर के लिए क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। मित्रों जो प्राकृतिक, मैंने अभी आपको बताया, जो प्राकृतिक वसीय अम्ल होते हैं, प्राकृतिक संतृप्त जो वसीय अम्ल होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए इतने नुकसानदायक नहीं होते हैं। यदि अपन उनकी उचित मात्रा में सेवन करते रहें, उचित मात्रा यदि अपन भोजन के दौरान सेवन करें उनकी, तो हमारे शरीर के लिए इतने ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल ट्रांसफेट होते हैं, जो संतृप्त प्रकार के वसीय अम्ल होते हैं, कौन से साथियों? आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम जो वसीय अम्ल होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं साथियों? नुकसानदायक होते हैं। मित्रों बाजार में जितनी भी मिठाइयां बनी हुई मिलती है, बाजार में जो मिठाइयां बनी हुई मिलती है साथियों, वो किसकी बनी होती है? इस ट्रांसफेट यानी कृत्रिम आर्टिफिशियल ट्रांसफेट की बनी होती है। तो ये बाजार में जितनी भी मिठाइयां होती है, ये कभी नहीं खानी चाहिए। मित्रों इसके साथ साथ जो बाजार में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं खाने के, जैसे समोसा हो गया, कचौरी हो गई, और साथियों समोसा हो गया, कचौरी होगी, बर्गर है, पिज्जा है, ये सब क्या है साथियों? आलू टिक्की है। इसके साथ साथ फ्रेंच फ्राइज है साथियों, फ्रेंच फ्राइज, और आलू पूड़ी है। यानी तमाम प्रकार की जितनी भी मटेरियल होते हैं साथियों, खाने वाले जो तेल से तले हुए हमें मिलते हैं, वो साथियों क्या होती हैं? एक प्रकार के कृत्रिम आर्टिफिशियल क्या होते हैं? ट्रांसफेट होती है, जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं साथियों? नुकसानदायक होती है। इसलिए बाजार में कोई भी खाद्य प्रकार की वस्तुएं हमें नहीं खानी चाहिए साथियों। और यदि हमें सुखी जीवन जीना है और हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखना है, तो जितना हो सके उतनी मात्रा के अंदर जो घर में बना भोजन है वही हमें खाना चाहिए, क्योंकि वही एक प्रकार का हमारे लिए शुद्ध और क्या है साथियों? हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी जो भोजन है घर पे बना हुआ, वही एक प्रकार का क्या है? शुद्ध भोज्य पदार्थ है हमारे लिए। उसी से हमें सभी प्रकार के क्या प्राप्त होते हैं साथियों? हमें क्या प्राप्त होते हैं? भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, पोषक पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। तो इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है साथियों, वो है कौन सा? वनस्पति तेल। वनस्पति तेल क्या होता है? वनस्पति तेल भी साथियों एक प्रकार का क्या है? असंतृप्त वसीय अम्ल है। वनस्पति तेल, वनस्पति तेल असंतृप्त वसीय अम्ल है साथियों। ये असंतृप्त वसीय अम्ल है, असंतृप्त वसीय अम्ल है एक प्रकार का जो वनस्पति तेल होता है वो। इसमें बहुत ही कम मात्रा में संतृप्त अम्ल पाया जाता है साथियों। संतृप्त अम्ल की जो मात्रा पाई जाती है इसमें बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, और ये एक प्रकार का क्या है? असंतृप्त वसीय अम्ल है। वनस्पति तेल की अपन बात कर रहे हैं। इसके बाद में देखिए साथियों, यदि अपन बात करें किसकी? इस वनस्पति तेल की बात करें, तो इसके अंदर कभी कभी क्या होता है? आलू डाला जाता है। क्या डाला जाता है? आलू डालकर इसके अंदर, और इसका क्या करवाया जाता है? हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है। यानी ये हाइड्रोजनीकरण कब करवाते हैं? नई पड़ोसन पटाओ और हाइड्रोजनीकरण करवाओ। नई पड़ोसन पटाओ और हाइड्रोजनीकरण कराओ। मित्रों वनस्पति तेल होता है वो असंतृप्त वसीय अम्ल होता है। कई बार क्या होता है? इस वनस्पति तेल के अंदर आलू डाला जाता है, और आलू डालकर इसका क्या करवाते हैं? हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं। यह हाइड्रोजनीकरण किस प्रकार से करवाते हैं साथियों? नई पड़ोसन पटाओ और हाइड्रोजनीकरण करवाओ।
नई का अर्थ हो गया साथियों यहां पर निकल, पड़ोसन का अर्थ हो गया पीडी और पटाव का अर्थ हो गया साथियों पीटी। निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम, ये तीन प्रकार के क्या होते हैं साथियों, उत्प्रेरक होते हैं। किस क्रिया के अंदर? जब वनस्पति तेल में आलू डालकर इसका हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम तीन प्रकार के उत्प्रेरक काम में आते हैं। ये उत्प्रेरक क्या काम करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेते, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेते साथियों, अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेते। तो क्या काम करते हैं? ये अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, या तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। कौन साथियों? ये जो उत्प्रेरक होते हैं निकल, पीडी और पीटी, ये तीनों प्रकार के उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। ये क्या काम करते हैं? अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं। तो मित्रों, ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं, और लगातार अभिक्रिया की जो संकीर्णन ऊर्जा होती है, संकीर्णन जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा में क्या कर देते हैं साथियों, कमी कर देते हैं। और जो देहली ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है साथियों? देहली ऊर्जा जो होती है उस ऊर्जा में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। संकीर्णन ऊर्जा में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, और देहली ऊर्जा के मान में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो जो क्रियाकारक होता है, क्या होता है, जो क्रियाकारक होता है वो किस में बदल जाता है, उत्पाद में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? उत्पाद में बदल जाता है। और किसका निर्माण कर लेता है साथियों? वनस्पति घी का निर्माण कर लेता है। वनस्पति घी का निर्माण कर लेता है। इस वनस्पति घी को अपन किस नाम से जानते हैं साथियों? डालडा घी के नाम से जानते हैं। तो डालडा घी का निर्माण किस प्रकार से होता है कि वनस्पति जो तेल होता है वो एक प्रकार का क्या है साथियों, असंतृप्त वसीय अम्ल होता है। क्या होता है? एक प्रकार का असंतृप्त वसीय अम्ल होता है। कई बार क्या होता है, इस वनस्पति तेल के अंदर क्या डाला जाता है? आलू डाला जाता है। आलू डालकर इसका क्या करवाया जाता है साथियों? हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं। और ये हाइड्रोजनीकरण नई पड़ोसन पटाओ और हाइड्रोजनीकरण करवाओ, नई पड़ोसन पटाओ और हाइड्रोजनीकरण करवाओ। ये याद करने की एक ट्रिक है साथियों, ऐसे बुरे काम नहीं करने, ये याद करने की एक ट्रिक है। नई पड़ोसन पटाओ और हाइड्रोजनीकरण करवाओ। नई का मतलब हो गया साथियों निकल, पड़ोसन का मतलब हो गया पीडी, और पटाओ का मतलब हो गया साथियों पीटी यानी प्लेटिनम। यानी ये तीन प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं साथियों। इस वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण करते हैं, तब तीन प्रकार के उत्प्रेरक काम में आते हैं। ये उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। क्या नहीं लेते? रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेते। तो ये क्या काम करते हैं साथियों? ये रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते रहते हैं। या तो ये अभिक्रिया की दर को कम करते हैं या फिर ये अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से अभिक्रिया की जो संकीर्ण ऊर्जा होती है साथियों, उस संकीर्ण ऊर्जा की मान में क्या होती है साथियों? कमी होती है। और जो देहली ऊर्जा होती है उसके मान में क्या होती है साथियों? वृद्धि होती है। इस प्रकार से जो क्रियाकारक होते हैं हमारे, वो क्रियाकारक किस में बदल जाते हैं? उत्पाद के अंदर बदल जाते हैं। और मित्रों, इस प्रकार से जो उत्पाद जो बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो वनस्पति घी बनता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? डालडा घी के नाम से जानते हैं। यह भी एक प्रकार का क्या होता है साथियों? वसा होती है। क्या होती है? वसा होती है, फैट होती है। अब यदि अपन बात करें साथियों, यदि अपन संतृप्त जो वसीय अम्ल होते हैं मित्रों, वो संतृप्त वसीय अम्ल जो होते हैं वो केवल और केवल स्वाद में अच्छे होते हैं। केवल और केवल किस में अच्छे होते हैं? स्वाद में अच्छे होते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? बहुत ही हानिकारक होते हैं। जो संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, संतृप्त वसीय अम्ल जो होते हैं साथियों, वो केवल और केवल स्वाद में अच्छे होते हैं। स्वाद में अच्छे होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए कैसे होते हैं साथियों? स्वास्थ्य के लिए कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। स्वास्थ्य के लिए कैसे होते हैं मित्रों? हानिकारक होते हैं। तो ये था साथियों वनस्पति तेल, जिससे हमने देखा वनस्पति घी का निर्माण देखा। इसके बाद में आप सबने एक नाम सुना होगा, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता नाम सुना होगा। ये विकृत गंधिता क्या होती है, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। विकृत गंधिता,
क्या होती है विकृत गंधिता? एक छोटी सी बात है साथियों, बच्चे दुकान पर जाते हैं, या फिर ये भी बात कर लो, अपन जब छोटे थे तो 5 रुपए या 10 रुपए लेकर के दुकान पे जाते थे, और या तो अपन कुरकुरा की पुड़िया लेकर आते थे, या अपन लेके आते थे चिप्स की पुड़िया। कुरकुरा या चिप्स की पैकिंग लेकर के आते थे, और उसे जब खोलते थे तो हवा ज्यादा निकलती थी और चिप्स की मात्रा बहुत ही कम निकलती थी। हमने सोचा हमारे साथ तो क्या हो गया, अन्याय हो गया। तो मित्रों याद रखना, एक ऐसी चिप्स की पुड़िया या कुरकुरे की पुड़िया जिसके अंदर से हवा की मात्रा ज्यादा निकले, और चिप्स या कुरकुरा की मात्रा क्या निकले, बहुत ही कम निकले, केवल वो ही पुड़िया साथियों खानी चाहिए, वो ही चिप्स हमें क्या होनी चाहिए साथियों, खानी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्वाद और स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। मित्रों स्वाद और स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। और जिस पुड़िया से हवा की मात्रा कम निकले, और जो चिप्स और कुरकुरे की मात्रा क्या हो निकले, बहुत अधिक मात्रा में निकले, तो ऐसी पुड़िया को नहीं खानी चाहिए, ऐसी चिप्स या ऐसे कुरकुरे को नहीं खानी चाहिए। वो स्वाद और स्वास्थ्य के लिए क्या होती है साथियों, हानिकारक होती है। कहने का तात्पर्य ये साथियों कि जो चिप्स होती है साथियों, सभी की सभी जो चिप्स होती है वो क्या होती है, फैटी एसिड होती है, वसीय अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, वसीय अम्ल होते हैं। विकृत गंधिता की बात कर रहे हैं अपन, तो विकृत गंधिता में जो चिप्स होता है या फिर जो कुरकुरा होता है, क्या होता है, जो चिप्स होता है या फिर जो कुरकुरा होता है साथियों, ये क्या होता है कि चिप्स की थैली या फिर कुरकुरे की थैली, यदि इस थैली से हवा की मात्रा क्या निकले, ज्यादा निकले, ज्यादा हवा और कम क्या हो साथियों, चिप्स हो, तो ये खाने योग्य है। क्या है साथियों, खाने योग्य है। यदि कम हवा है और साथियों ज्यादा क्या है, चिप्स है, ज्यादा क्या है, चिप्स है, तो ऐसी चिप्स खाने योग्य नहीं होती। ये जो चिप्स और कुरकुरे होते हैं साथियों, ये क्या है, वसीय अम्ल होते हैं, एक प्रकार के वसीय क्या है साथियों, अम्ल होते हैं। और वसीय अम्ल क्या काम करते हैं कि जैसे ही प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश के संपर्क में या फिर वायु के संपर्क में ज्यादा समय तक रहते हैं, तो इनका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, इनका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण हो जाता है साथियों इनका, जिसके कारण वसीय अम्लों का रासायनिक जो प्रकृति है, जो साथियों इनकी जो रासायनिक प्रकृति है वो बदल जाती है। और रासायनिक प्रकृति क्या होती है साथियों, बदल जाती है, और इनके भौतिक गुण बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं, भौतिक गुण बदल जाते हैं। मित्रों ये जो चिप्स होती है या फिर जो कुरकुरे होते हैं, ये एक प्रकार के क्या है साथियों, वसीय अम्ल है। और ये वसीय अम्ल अधिक देर तक प्रकाश के संपर्क में या फिर वायु के संपर्क में रहते हैं, तो इनका क्या हो जाता है मित्रों, ऑक्सीकरण हो जाता है। और ऑक्सीकरण होने के कारण इनकी क्या हो जाती है, रासायनिक प्रकृति बदल जाती है, भौतिक गुण बदल जाते हैं। रासायनिक प्रकृति बदल जाने का मतलब ये हो गया साथियों कि इनके रासायनिक गुण बदल गए। क्या बदल गए साथियों, इनके रासायनिक गुण बदल गए। भौतिक गुण बदलने का मतलब है साथियों इनकी गंध बदल गई। इनकी क्या बदल गई, गंध बदल गई। इनकी सुगंध है साथियों, इनकी जो गंध है वो बदल गई। इसका मतलब ये हो गया साथियों कि ये क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, खाने योग्य नहीं रहते। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं साथियों, विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इनकी गंध क्या हो गई साथियों, बदल गई, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ये अब खाने योग्य नहीं रहते। इससे बचने के लिए साथियों इसके अंदर नाइट्रोजन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, नाइट्रोजन मिलाया जाता है। नाइट्रोजन क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और ये ट्रिपल बॉन्ड साथियों क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है। कैसा होता है, बहुत मजबूत होता है। तो
ये आसानी से टूटता नहीं है, बहुत मजबूत होता है और आसानी से टूटता नहीं है। इसलिए साथियों इस विकृत गंधिता से बचने के लिए इस नाइट्रोजन को साथियों किसमें मिलाया जाता है, इस कुरकुरे की पुड़िया के अंदर या फिर साथियों चिप्स की पुड़िया के अंदर किसको मिलाया जाता है, नाइट्रोजन को मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, विकृत गंधिता से बचने के लिए मिलाया जाता है साथियों। ये बहुत मजबूत बंध होता है, इसलिए साथियों ये किसी के साथ आसानी से टूटता नहीं है और टूटेगा नहीं तो आसानी से किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा और अपने आसपास के वातावरण के अंदर भी साथियों ये क्रिया नहीं होने देगा किसी भी प्रकार की। इसलिए साथियों इसको किसमें मिलाया जाता है, चिप्स के अंदर मिलाया जाता है या फिर कुरकुरे वाली जो पुड़िया होती है उसके अंदर मिलाया जाता है। मित्रों इस नाइट्रोजन के मध्य जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसको तोड़ने के लिए इस प्रकृति के अंदर दो ही प्रकार की चीजों के पास क्या होती है, ताकत होती है। एक होती है साथियों जो बिजली चमकती है, जो बिजली चमकती है साथियों उस दौरान क्या होता है, ये नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो टूटता है। और साथियों एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला राइजोबियम जो जीवाणु होता है, राइजोबियम जो जीवाणु होता है उस राइजोबियम जीवाणु के पास में इस नाइट्रोजन के बीच में पाए जाने वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको तोड़ने की ताकत पाई जाती है। इसके अलावा साथियों प्रकृति में किसी के पास इस नाइट्रोजन के मध्य जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसको तोड़ने की ताकत नहीं पाई जाती। इसके बाद में यदि अपन बात करें तो साथियों नाइट्रोजन समझ में आ गया नाइट्रोजन को क्यों मिलाया जाता है, विकृत गंधिता से बचने के लिए नाइट्रोजन को इस चिप्स की पुड़िया के अंदर मिलाया जाता है साथियों। और जो ये चिप्स और कुरकुरे होते हैं ये एक प्रकार के क्या होते हैं, वसीय अम्ल होते हैं साथियों। और वसीय अम्ल ज्यादा देर तक प्रकाश के संपर्क में या फिर वायु के संपर्क में रहते हैं तो इनका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण होने से साथियों इनकी रासायनिक प्रकृति बदल जाती है, रासायनिक गुण बदल जाते हैं, भौतिक गुण बदल जाते हैं, यानी इनकी जो गंध बदल जाती है, इनकी गंध क्या हो जाती है साथियों, खराब हो जाती है। इसलिए साथियों इसे क्या कहा जाता है, विकृत गंधिता कहा जाता है। इस विकृत गंधिता से बचने के लिए नाइट्रोजन को साथियों इसके अंदर मिलाया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में साथियों ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ये ट्रिपल बॉन्ड बहुत ही अधिक क्या होता है, मजबूत होता है साथियों, आसानी से टूटता नहीं है, आसानी से टूटेगा नहीं तो साथियों ये अपने आसपास के वातावरण के अंदर किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होने देगा। और क्रिया नहीं होगी तब तक साथियों ये जो कुरकुरे हैं और जो चिप्स है साथियों ये सुरक्षित पड़े रहेंगे। इसलिए साथियों इस नाइट्रोजन को इसके अंदर मिलाया जाता है। आगे साथियों अपन बात करते हैं किसकी, इस वसा की बात करते हैं। तो वसा के अंदर जो हमारा अंतिम जो पार्ट है वो बच जाता है साथियों, कौन सा, कोलेस्ट्रॉल। क्या बच जाता है, कोलेस्ट्रॉल बच जाता है। जो वसा का ये एक व्युत्पन्न है साथियों, क्या है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बच जाता है और ये वसा का ही एक व्युत्पन्न है। वसा का क्या है साथियों, व्युत्पन्न है। कौन सा साथियों, व्युत्पन्न, वसा का ही व्युत्पन्न है साथियों कोलेस्ट्रॉल। मित्रों ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये दो प्रकार का होता है। क्या होता है साथियों, दो प्रकार का होता है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है साथियों, जो वसा का ही क्या है, एक व्युत्पन्न है। और ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है साथियों। एक होता है साथियों निम्न घनत्व युक्त कोलेस्ट्रॉल, निम्न घनत्व युक्त कोलेस्ट्रॉल। एक होता है उच्च घनत्व युक्त कोलेस्ट्रॉल। ये जो निम्न घनत्व युक्त कोलेस्ट्रॉल होता है साथियों ये अनावश्यक प्रकार का होता है। कैसा होता है, अनावश्यक प्रकार का होता है। और जो उच्च घनत्व वाली जो कोलेस्ट्रॉल होती है साथियों ये आवश्यक प्रकार की क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल होती है। आवश्यक प्रकार की क्या होती है साथियों, कोलेस्ट्रॉल होती है। यदि अपन बात करें कोलेस्ट्रॉल की तो जंतु शरीर के अंदर अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये जो कोलेस्ट्रॉल होती है साथियों जंतु शरीर के अंदर अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसलिए साथियों जो व्यक्ति मांस का सेवन करता है, मांस का सेवन करता है साथियों तो वो जंतु शरीर से किसका ग्रहण कर रहा है साथियों, वो कोलेस्ट्रॉल को ग्रहण कर रहा है। किसको ग्रहण कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल को ग्रहण कर रहा है। यानी मांस के अंदर क्या पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल पाई जाती है। सीधी सी बात है जंतु शरीर के अंदर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल पाई जाती है। और जो व्यक्ति मांस खाता है वो साथियों किसका उपयोग करता है, कोलेस्ट्रॉल का उपयोग करता है। यदि अपन बात करें साथियों वसा के कार्य की, अपन बात करते हैं अंतिम पड़ाव में किसकी बात करते हैं, वसा के कार्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वसा के कार्य की बात करते हैं अपन। वसा के कार्य, तो क्या क्या कार्य हो सकते हैं वसा के कार्य क्या क्या हो सकते हैं साथियों। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला कार्य है शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है।
और कितनी ऊर्जा प्रदान करता है साथियों? 1 ग्राम जब वसा का विघटन होता है तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। इसके बाद में साथियों वसा में घुलनशील जितने भी विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील जितने भी साथियों विटामिन होते हैं, उन विटामिनों का संग्रहण करता है। कौन करता है साथियों? जो विटामिन होते हैं उन विटामिनों का संग्रहण, वसा में घुलनशील विटामिनों का क्या करता है? विटामिन का संग्रहण करती है। कौन करती है मित्रों? ये वसा करती है। इसके बाद में यदि अपन बात करें तो जो वसा होती है साथियों, ये वसा क्या काम करती है? त्वचा के नीचे किसका निर्माण करती है साथियों? किसका निर्माण कर देती है? वसीय परतों का निर्माण कर देती है। त्वचा के नीचे वसीय परतों का निर्माण करती है और ये वसीय जो परत होती है साथियों हमारी सर्दी से सुरक्षा करती है। किससे सुरक्षा करती है? सर्दी से क्या करती है साथियों? सुरक्षा करती है। तो ये थे साथियों किसके कार्य? वसा के कार्य। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और मित्रों यदि वीडियो के अंदर आपको मैटर पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें प्यारे साथियों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं साथियों, ताकि मेरे आने वाले जो वीडियो हैं आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और मित्रों ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में इन वीडियो को, इन लेक्चर को भेजने का जरूर कार्य करें आप। तो मित्रों उम्मीद है आप इसी प्रकार इस चैनल के साथ बने रहें, मेरे साथ बने रहें और हम मिलकर के इस साइंस के मैटर को हम पूरा करेंगे। मित्रों जय हिंद, जय भारत।